नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका GK24 के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डीपीएसपी क्या होते हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है। इससे पहले हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है जिसके अंदर हमने फंडामेंटल राइट्स की बात करी थी। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अंदर टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है। जैसा कि हम सबको पता है, टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, ये सब। और ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 12 से लेकर के 35, 12 से लेकर के 35 आर्टिकल्स हैं, वो आते हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर। फंडामेंटल राइट्स अलग होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज अलग होते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में समझा दिया है पिछली लास्ट वीडियोस में। तो आप जाइए, अगर आपने फंडामेंटल राइट की वीडियो नहीं देखी है तो आप वहां से सब कुछ समझ सकते हैं। मैंने वो डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ आप सबको समझाया है। तो इसमें हम जानेंगे डीपीएसपी क्या होता है और फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है, ठीक है, ना कि राइट्स, याद रखना। उससे पहले जिसने भी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं करा है, ये क्यूआर कोड है, आप जाइए स्कैन कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली अपडेट मिल जाया करे। मैंने अभी लास्ट वीडियो एग्जाम से रिलेटेड बनाई थी। अभी एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं अलग अलग, जैसे पटवारी, इन सब के। तो आपको इस पे डेली अपडेट्स भी मिल जाएगी और साथ ही में आपको जो भी GK24 के ऊपर वीडियोस आती हैं, इनकी आपको पीडीएफ भी अपलोड मिल जाएगी। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं जो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये क्या होता है और फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं। ये दोनों चीजें हमारे भारतीय संविधान के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक बहुत असेंशियल एलिमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारी गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, हमारी सरकार कैसी होनी चाहिए, और एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप क्या होती है। कि अगर मैं अपने देश की नागरिक हूँ, तो मैं कि क्या मैं ऐसा करूँ जिससे कि मैं देश की नागरिक कहलाऊँगी? जैसे कि हर एक इंडियन सिटीज़न होगा, वो अपना भारतीय झंडा देख कर के प्राउड फ़ील करेगा। कभी भी उसका अनादर नहीं करेगा। जैसे कि हम इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे के अंदर फ्लैग होस्टिंग करते हैं, तो ऐसा हम नहीं देखते कि कोई झंडे के ऊपर चढ़ रहा है, तो वो अपमान होगा। तो ये हमें बताता है कि हम रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं। और हमारी गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए, ये बताता है डीपीएसपी। हमारी गवर्नेंस के बारे में बताता है डीपीएसपी, और हमारी सिटीजनशिप, हमारी रेस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप क्या होती है, वो बताता है फंडामेंटल ड्यूटीज। आ गई बात समझ में? चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होते हैं, डीपीएसपी क्या होते हैं। जैसे कि पार्ट थर्ड था, वो था फंडामेंटल राइट्स का, जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया। ऐसे अलग अलग पार्ट्स बना रखे हैं, ठीक है, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री। तो जो पार्ट थ्री था वो तो फंडामेंटल राइट्स था। जो पार्ट 4 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बताता है डीपीएसपी के बारे में। ठीक है। आर्टिकल 36 से 51 है, वो आते हैं डीपीएसपी के अंदर। तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक थे फंडामेंटल राइट्स में, जो कि पार्ट 3 था। और 35 के आगे मतलब 36 से 51 तक आता है डीपीएसपी के अंदर, जो कि पार्ट 4 है हमारे भारतीय संविधान का। इसका काम क्या होता है? डीपीएसपी का काम क्या होता है? ये गाइडलाइंस देता है। किसको देता है गाइडलाइंस? मैंने अभी लास्ट में बताया था कि ये गवर्नमेंट को कुछ गाइडलाइंस देता है कि तुमको कैसे पॉलिसीज और लॉ बनाने चाहिए। ये गवर्नमेंट को कुछ गाइडलाइंस देता है कि आपको किस टाइप के पॉलिसीज हो गए, लॉज हो गए बनाने चाहिए, जिससे कि एक सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो सके, एक सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी डेवलप हो सके। तो उसके लिए आपको किस टाइप के पॉलिसीज और लॉज बनाने चाहिए, ये गाइडलाइंस हमको कौन देता है? डीपीएसपी। सबसे मेन चीज, जैसे जो फंडामेंटल राइट्स थे, वो अपने कोर्ट के अंदर एनफोर्सेबल होते हैं। जैसे राइट टू इक्वलिटी है, अगर मेरे को किसी चीज में इक्वलिटी नहीं मिल रही है, तो मैं कोर्ट में जाकर के उसके अगेंस्ट केस कर सकती हूँ। लेकिन जो डीपीएसपी होते हैं, वो कोर्ट के अंदर नहीं लेके जा सकते आप। ठीक है, ये नॉन जस्टिफेबल होते हैं, ये एनफोर्सेबल नहीं होते हैं कोर्ट में। आ गई बात समझ में? लेकिन ये गवर्नेंस में फंडामेंटल होते हैं। ठीक है। ओके। अब धीरे-धीरे आप जानोगे तो आपको सब पता चल जाएगा। सबसे पहला आता है सोशलिस्ट प्रिंसिपल। आपको सोशल वर्ड से ही कुछ समझ आ रहा होगा। सोशल, सोशल मतलब सामाजिक। जो भी सामाजिक इकोनॉमिक जस्टिस दिखाता है वो होता है सोशलिस्ट प्रिंसिपल। इसका क्या मतलब होता है? सोशल मतलब सामाजिक। अगर मैं आज इस इंडिया में रह रही हूँ, तो मेरा मेन मकसद क्या है? चाहे कोई भी काम करे, वो मेल करे या फीमेल करे, अगर दोनों सेम टाइम जितना काम कर रहे हैं, दोनों इक्वल टाइम का काम कर रहे हैं, तो दोनों को इक्वल अमाउंट की सैलरी मिलनी चाहिए। हम यही डिमांड करेंगे, तो वो होता है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, वो बताता है डीपीएसपी। ठीक है, कि लोगों का सोशल वेलफेयर हो, और इनकम से रिलेटेड जो भी इनइक्वालिटी है, असमानता है,
इनकम से लेकर के वो सब चीज कम हो। तो आर्टिकल जो 38 है अपना, वो बताता है कि जो स्टेट है वो एक सोशल ऑर्डर सिक्योर करे जिससे कि लोगों का वेलफेयर बढ़े, ठीक है? ये उनका मकसद होता है। जैसे कि एक महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ये बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? रोजगार सबको देने के लिए, जो भी बेरोजगार है उन सबको रोजगार प्रोवाइड करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। ओके, 39 आर्टिकल क्या कहता है कि जो स्टेट है वो पॉलिसीज देखे किसके लिए? एक तो हर एक इंसान के रहन सहन के लिए, लाइवलीहुड के लिए, कि वो कैसे रहता है, उसके पास घर है या नहीं है। तो ये काम किसका है देखने का? सरकार का। दूसरी चीज, मैन हो या वुमेन हो, आदमी हो या औरत हो, दोनों को इक्वल काम का सेम पैसा मिलना चाहिए, इक्वल पे मिलना चाहिए, इक्वल वर्क का, ठीक है, भले ही वो आदमी हो या औरत हो। साथ ही में बहिष्कार ना हो, जो वर्कर्स है, जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो, ये सब चीज देखते हैं आर्टिकल 39 के अंदर। जैसे कि एक लॉ बना रखा है मिनिमम वेजेस एक्ट, कि जो ये काम करने वाले होते हैं उन सबकी सैलरी एक मिनिमम डिसाइड कर रखी है कि इतनी तो होनी ही होनी चाहिए। कोई अगर ज्यादा दे रहा है वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन इससे कम नहीं होगी, मिनिमम हमने डिसाइड कर दी है। आर्टिकल 41 कहता है कि जो स्टेट है उसको वर्क हो गया, एजुकेशन हो गया, पब्लिक असिस्टेंस हो गया, इन सब राइट्स को प्रोवाइड करना चाहिए। कैसी सिचुएशंस में? अगर कोई इंसान बेरोजगार है तो उसको एम्प्लॉयमेंट दे दो, उसको क्या दे दो? काम दे दो, ठीक है? अगर कोई इंसान बेरोजगार है, किसी की बहुत ओल्ड एज हो चुकी है, कोई बूढ़े बूढ़े हो चुके हैं, तो उनको क्या, उनकी क्या नीड होगी? उनको एक काइंड ऑफ पेंशन मिलती रहे टाइम टू टाइम, ये गवर्नमेंट का काम है देना। सिकनेस, अगर कोई इंसान बीमार हो चुका है तो ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको ट्रीटमेंट ऑफर करवाए जाए। जैसे कि एक आरटीई 2009 में एक राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया गया था, जिसके अंदर क्या कर रहा था? फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई गई थी। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई गई थी, किसमें? 2009 के राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर। अब आर्टिकल 42 आता है कि जो स्टेट है वो वर्किंग जो कंडीशंस होती हैं और जो मैटरनिटी रिलीफ होता है, जब प्रेग्नेंट वाला जो टाइम होता है वुमेन का, उसके अंदर उनको कुछ टाइम का ऑफ देना चाहिए, ठीक है? तो एक 2017 के अंदर एक मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बनाया गया है। ये एक एक्ट लेके आए थे जिसके अंदर उनको जो उनकी मैटरनिटी लीव थी वो जितने टाइम की पहले थी उसको बढ़ा करके और कर दिया है, ठीक है? आर्टिकल 43 क्या कहता है? प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, जो ये छोटी इंडस्ट्रीज है उनको आगे बढ़ाओ, उनको बड़ा करो। जो कॉटेज इंडस्ट्री, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनको बढ़ाओ। जैसे कि गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स निकाल रखी है, एमएसएमई, ठीक है? एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनके जो सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस, ये क्या करती है एमएसएमई? ये जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, ये जो छोटे छोटे बिजनेस हैं उनको सपोर्ट करती है, कि अगर उनको लोन की जरूरत है तो वो कौन प्रोवाइड करवा देता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ही उनको लोन प्रोवाइड करा देते हैं। अगर वो कोई इंडस्ट्री एकदम खत्म होने की कगार पे आ चुकी है तो वो उनको और सपोर्ट कर देते हैं कि वो ज्यादा बढ़ जाए थोड़ा। तो ये काम होता है आर्टिकल 43 के अंदर। आर्टिकल 47 कहता है द स्टेट शुड रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। जो एक राज्य है उसको अपना न्यूट्रिशन और लिविंग जो स्टैंडर्ड है, रहन सहन का जो स्टैंडर्ड है, उसको बढ़ाते रहना चाहिए जिससे कि इंसान की हेल्थ सुधरती जाए। अगर कोई एक स्टेट है उसके अंदर बस गंदगी गंदगी रहती है तो वहां का हर एक इंसान बीमार ही होता रहेगा। अगर वहां सफाई हुई तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड सुधर चुका है, सबको एक अच्छा साफ पानी मिल रहा है तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड सुधर गया। टाइम टू टाइम हमको मेडिसिन अवेलेबल है तो ये हमारा लिविंग स्टैंडर्ड सुधर गया। साथ ही में हम कोई चीज खा रहे हैं तो वो मिलावटी खाना ना हो, तो हमारा न्यूट्रिशन बहुत अच्छा हुआ, ठीक है? ये सब प्रोवाइड करवाना किसका काम है? स्टेट का। जैसे कि मिड डे मील स्कीम निकाली गई थी जिसके अंदर जो स्कूल चिल्ड्रन है, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको मिड डे जो लंच होता है वो प्रोवाइड करवाया जाता था स्कूल की तरफ से, ठीक है? ये तो हमने पढ़ा था सोशल। अब दूसरा इनका है गांधीयन प्रिंसिपल, जो कि किसके ऊपर? गांधीयन से याद आ जाएगा आपको कि जो गांधी की आइडल्स पे बेस्ड है। गांधी जी क्या सोचते थे? कि लड़ाई झगड़े ना हो, ठीक है? वॉयलेंस ना हो, केवल नॉन वॉयलेंट रहे, ठीक है? महात्मा गांधी के विजन जैसे कि रूरल जो गांव का इलाका है उनका डेवलपमेंट हो।
सेल्फ सफिशिएंसी आए, आत्मनिर्भर बने सब के सब। उन्होंने खादी को बढ़ाया था कि हम स्वदेशी कपड़ा पहनेंगे, हम बाहर का विदेशी कपड़ा नहीं पहनेंगे, तो सेल्फ सफिशिएंसी लेकर के आए। मॉरलिटी लेकर के आए गवर्नेंस के अंदर। अब इसके अंदर कौन-कौन से आर्टिकल्स आते हैं, ये हम पढ़ते हैं, ठीक है? आर्टिकल 40 कहता है, जो एक स्टेट है, उसको विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करवानी चाहिए। जो भी गाँव हैं, उनके अंदर एक पंचायत बनानी चाहिए, ठीक है? जैसे कि उनको भी पावर मिले। कोई गाँव है, उसमें जो विलेज पंचायत है, उसको भी हम अपनी गवर्नेंस के अंदर हिस्सा दें, जिनकी उससे पावर और स्ट्रॉन्ग हो सके। जैसे कि एक 73rd अमेंडमेंट है जो 1992 का, उसके अंदर पंचायती राज सिस्टम एस्टेब्लिश करा गया था, ठीक है? ठीक है, तो आर्टिकल 43 कहता है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, वो सोसाइटीज़ जो एक साथ मिलकर के कोऑपरेट करती हैं थोड़ा, ठीक है? उन सोसाइटीज़ को प्रमोट करो, जैसे कि अमूल एंड अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इन इंडिया, ठीक है? इनको इनको और ज़्यादा बनाओ। इनका फॉर्मेशन हुआ था अमूल एंड अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का इस तरह से, ठीक है? ओके। आर्टिकल 46 कहता है कि प्रमोशन होना चाहिए एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसका? एक तो जो भी शेड्यूल कास्ट है, जो शेड्यूल ट्राइब्स और जो वीकर सेक्शंस हैं, उनका एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए। कि हर एक बच्चा होगा जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का है, वीकर सेक्शन का, वो कहाँ जाएगा? स्कूल में पढ़ने के लिए जाएगा। उनको अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए। साथ ही में अगर उनको किसी चीज़ से काम करना है, एम्प्लॉयमेंट करना है, तो उनको वो भी प्रोवाइड होना चाहिए। जैसे कि अपनी एजुकेशन के अंदर गवर्नमेंट ने क्या दे रख एजुकेशन हो गया और गवर्नमेंट जॉब हो गई। उसके अंदर एससी और एसटीज़ को एक अलग से रिजर्वेशन दे रखी है, अलग से कोटा दे रखा है। अगर जनरल की ज़्यादा कट ऑफ जाती है, तो एससी-एसटी की उनसे बहुत कम कट ऑफ जाती है, जिससे कि उनको एक अलग से रिजर्वेशन मिल सके। वो भी अपनी हिस्सेदारी में काम आ सके, ठीक है? तो ये गवर्नमेंट की तरफ से काम है जिन्होंने रिजर्वेशन दिया है। देन आर्टिकल 48 कहता है द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एग्री जो एक स्टेट है उसको एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और काउ स्लॉटर, इन सारी चीजों को बढ़ावा देना चाहिए। काउ स्लॉटर को खत्म करना चाहिए, ठीक है? एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री को तो बढ़ाना चाहिए, बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहिए। पहले के टाइम में एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होती थी, अब धीरे धीरे बहुत कम हो गई, लेकिन बढ़ाना चाहिए। दूसरी चीज़, काऊ स्लॉटर, ये जो काऊ को काटना, काऊ को बेचना, ये जो सारी चीज़ें हैं वो एकदम बंद कर देनी चाहिए। जैसे कि बहुत सारे स्टेट्स हैं, उन्होंने लॉज़ बना दिए हैं काऊ स्लॉटर के बैन करने के, ठीक है? बहुत सारे स्टेट्स ने चीज़ बना दी है। अब एक आता है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, ठीक है? इसके अंदर जस्टिस और इंटरनेशनल पीस की बात करी जाती है। मतलब कि ये चीज़ें किस पे देखी जाती है? इंटरनेशनल एस्पेक्ट से रिलेटेड देखी जाती है। जैसे कि हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उन पे क्या होता है? तो इस तरह से ये चीज़ें देखी जाती है। जैसे कि आर्टिकल 44 है, वो क्या कहता है कि एक स्टेट है, उसको एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हर एक सिटीज़न के लिए बनाना चाहिए। हर एक सिटीजन के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए। जैसे कि गोवा है, गोवा का यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल है हर एक रिलीजन के लिए। कोई भी रिलीजन हो, हिंदू, मुस्लिम, इस्लाम, सिख, कोई भी रिलीजन हो, उन सब के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल है। गोवा ने कर रखा है ये, ठीक है? इस तरह से हर एक सिटीजन के लिए, हर एक देश के नागरिक के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल होना चाहिए। आर्टिकल 45 कहता है, जो स्टेट है उसको चाइल्डहुड केयर, मतलब जो बचपन में जो चाइल्डहुड केयर होती है वो प्रोवाइड करवाना चाहिए। साथ ही में 6 साल से कम के जितने भी बच्चे हैं, उनको एजुकेशन, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए। जैसे कि आंगनवाड़ी सेंटर्स प्रोवाइड करवा रखे हैं छोटे-छोटे बच्चों की केयर और न्यूट्रिशन के लिए। उनकी वहाँ पर केयर भी करी जाती है, उनको वहाँ पर प्रोटीन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन और न्यूट्रिशन चीज़ें खिलाई जाती हैं, ठीक है? तो ये काम कहाँ पर होता है? आंगनवाड़ी सेंटर्स में होता है। ये गवर्नमेंट ने स्कीम चला रखी है। आर्टिकल, जैसे ये आर्टिकल 45 था, अब आर्टिकल 48 का ए क्लॉज है, ये ए पार्ट है, जिसके अंदर क्या है कि जो स्टेट है उसको एनवायरनमेंट और सेफ गार्ड फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, इनको सुरक्षा देनी चाहिए। जितने भी वाइल्ड लाइफ हैं, धीरे धीरे हर एक जानवर की स्पीशीज खत्म होती जा रही है। जैसे कि बंगाल टाइगर हो गई, इसकी स्पीशीज खत्म हो रही है। ये जो गिर नेशनल पार्क है उसके अंदर लायन की स्पीशीज खत्म हो रही है। तो इस तरह से इनकी सिक्योरिटी सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया 1986 के अंदर, जिसके अंदर पॉल्यूशन कम करना और नेचर को बचाना ये माना गया है। आर्टिकल 49 कहता है कि जो एक स्टेट है उसको मॉन्यूमेंट्स हो गए, मतलब कि डीपीएसपी के अंदर इस जो गवर्नमेंट है वो क्या क्या चीज संभाल सकती है, ये पॉलिसीज हम उनको देते हैं, ठीक है?
जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत लोग होते हैं कि पुरानी चीज़ों को तोड़ जाते हैं, उन चीज़ को प्रोटेक्ट करना, जितनी भी जगह है उसको साफ-सुथरा रखना, कोई भी आर्टिस्टिक या हिस्टोरिक इंटरेस्ट है, जैसे कि राजा महाराज की कोई भी चीज़ है, तो उनको सिक्योरिटी देना, ये काम किसका होता है? स्टेट का होता है। जैसे कि एक प्रोटेक्शन तो किसकी प्रोटेक्शन? ताजमहल की प्रोटेक्शन हो गया, रेड फोर्ट की प्रोटेक्शन हो गया, इन सब की इनकी प्रोटेक्शन किसके थ्रू होती है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई है, वो ताजमहल हो गया अपना, रेड फोर्ट हो गया, इन सब की सिक्योरिटी करता है। आर्टिकल 51 कहता है कि जो स्टेट है उनको इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी प्रमोट करनी चाहिए, कि बाहर के किसी देश से लड़ाई झगड़े ना हो, वॉर ना हो हमारे इंडिया का किसी के साथ, तो ये पीस मेंटेन करने का, शांति मेंटेन करने का काम किसका होता है? स्टेट का होता है, ठीक है। जैसे कि इंडिया का यूनाइटेड नेशन में बहुत ज्यादा रोल है पीस कीपिंग मिशन में, शांति प्रदान करने का जो मिशन है यूनाइटेड नेशन का, उसके अंदर इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल माना गया है। हाँ, ये थे हम सबके डीपीएसपी, हमने जो भी डीपीएसपी पढ़े हैं, इससे रिलेटेड ये सब डीपीएसपी थे, इनसे रिलेटेड हम लास्ट में क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। अब आता है अपना फंडामेंटल ड्यूटीज, जैसे कि जो पार्ट 4 था, वो क्या बताता है? डीपीएसपी के बारे में। जो पार्ट 4 का जो ए पार्ट है, मतलब कि पार्ट 4 है, वो बताता है डीपीएसपी के बारे में, ठीक। और जो पार्ट 4 का ए पार्ट है, वो बताता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे भारतीय संविधान के फंडामेंटल ड्यूटीज। ये आर्टिकल 51 ए, 51 ए जो आर्टिकल है वो फंडामेंटल ड्यूटीज का है। एक ही आर्टिकल है इसके अंदर, ठीक है। कौन सा आर्टिकल? 51 ए। इसके अंदर अलग अलग है, टोटल 11 पॉइंट्स है कि हमको क्या क्या करना चाहिए। वो किसके अंदर है? 51 ए, आर्टिकल 51 ए के अंदर है। और आर्टिकल 51 ए किसके अंदर आता है? फंडामेंटल ड्यूटीज का है। और फंडामेंटल ड्यूटीज किसका पार्ट है? पार्ट 4 ए का पार्ट है, ठीक है। ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट है, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है 1976 का, उसके थ्रू हुआ है इंट्रोड्यूस, उसके थ्रू लागू करा गया है। ये जितनी भी ड्यूटीज हैं, ये सिटीजन को उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बताता है, एक भारतीय को, एक सिटीजन को, एक नागरिक को भारत के अपने अपने नेशंस के लिए क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये उनको बताता है। ये भी जैसे कि डीपीएसपी एनफोर्सेबल नहीं होते हैं, उस तरह से ये भी नॉन एनफोर्सेबल होते हैं। ये हर ठीक है, इनको पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन कोर्ट्स में नहीं ले जा सकते इनको, ठीक है। ये इंसान के मन की चीज होती है कि उनको क्या चीज करनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहला है अबाइड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट्स इट्स आइडियल्स, जैसे कि उनको जो संविधान है उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसको अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, उसका गलत यूज नहीं करना चाहिए। जैसे कि अपना नेशनल फ्लैग हो गया, जो भी हमारे आइडियल्स हैं उनकी हमको इज्जत करनी चाहिए, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज हो गया, नेशनल एंथम हो गया। नेशनल एंथम क्या है हमारा? जनगण मन। इन सब की हमको, अब कैसे करेंगे? ऐसा थोड़ी है कि हम नेशनल एंथम है हम उसकी सुरक्षा के लिए खड़े हो जाए, ऐसे नहीं। अगर हम नेशनल एंथम की पोजीशन में खड़े हैं तो हमको एक स्टैंडिंग पोजीशन में, एक बिना हिले डुले हमको नेशनल एंथम करना चाहिए। ये है हमारा सम्मान, ये है हमारा रेस्पेक्ट कि हम क्या शो कर रहे है। हर एक स्कूल में, हर एक पब्लिक फंक्शन के अंदर नेशनल एंथम हमेशा होना चाहिए। शुरुआत नेशनल एंथम से होनी चाहिए। दूसरा है, जो भी नोबल आइडियल्स हैं और जो भी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल है, उनको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे हो गया, ठीक है, रिपब्लिक डे हो गया। इन सब को हमें बहुत ही राष्ट्रीय, मतलब कि राष्ट्रीयवाद, इन सब के नेशनलिज्म सबके साथ इनको हमको सम्मान देना चाहिए। हमको सोवरेनिटी हो गया, यूनाइटी एकता हो गई, और इंडिया की इंटीग्रिटी, इन सबको प्रोटेक्ट करना चाहिए। मानिए कि जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज है, जो हमारे नेशन के खिलाफ जितने भी काम हैं, उनकी हमको हमेशा अपोज रहना चाहिए, कि हम उसके एकदम अगेंस्ट है। अगर इस काम को करने से हमारे देश को, जैसे कि कचरा ना फैलाओ, अगर तुम पूरे इंडिया में कचरा फैला दोगे तो कचरा इंडिया ही गंदा होगा, तो ये हमारे इंडिया के खिलाफ है, ठीक है। तो हमको वो चीजें नहीं करनी है। और जो भी नेशनल इंटीग्रेशन एक्टिविटीज है उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि फोर्थ है, हमको अपनी कंट्री को डिफेंड करना चाहिए, बचाना चाहिए। किन से? नेशनल सर्विसेज से। जो भी नेशनल सर्विसेज है उनके थ्रू हमें अपनी कंट्री को बचाना चाहिए। जैसे कि डिफेंस सर्विसेज, कोई आईपीएस बनता है, कोई आरएएस बनता है, कोई आरपीएस बनता है, और डिफेंस और बहुत सारी सर्विसेज है, उनके थ्रू हमें जो भी ये डिजास्टर रिलीफ होता है उनमें हमको अपनी मेहनत करनी चाहिए। पांचवा बताता है कि हमें हार में नहीं, एकता लानी चाहिए, भाईचारा लेकर के आना चाहिए एक दूसरे के अंदर, और हमें औरतों की इज्जत करनी चाहिए, ठीक है। सिक्स्थ बताता है
कि हमको रिच हेरिटेज जितनी भी हमारे इंडियन कल्चर है, जितने भी हमारे ट्रेडिशन चीज़ें हैं, हिस्टोरिक साइट्स हैं, आर्ट फॉर्म्स उन सब की हमको वैल्यू करनी चाहिए कि हमारी पुरानी चीज़ें हैं सारी। हमको जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको बचाना चाहिए, उसको और अच्छा करना चाहिए, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, लेक्स हो गया, रिवर्स हो गए, वाइल्ड लाइफ। बहुत लोग होते हैं वो नहाने जैसे अगर आपने कुंभ ही देखा, गंगा हमारी सबसे ज़्यादा हम उसको पवित्र नदी बोलते हैं और अभी कुंभ के टाइम पर सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी गंगा कर दी गई है इन्होंने, ठीक है? तो ये चीज़ हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के खिलाफ है। अगर हम गंगा को माता बोलते हैं, पवित्र नदी मानते हैं, हम उनको पूजते हैं, पूजा करते हैं, तो हमें हमारा धर्म है कि हम उसको गंदी ना करें। अगर हम अपने घर को साफ रखते हैं, तो बाहर पूरा इंडिया अपना घर है, अगर हम उसमें रह रहे हैं तो। अगर ऐसा कोई लॉ चालू कर दिया जाए कि जिसने ये चीज़ करी है, उसको इंडिया से बाहर निकाल दिया जाएगा, तो सोचो तुम्हारे साथ कितना गंदा होगा। तो इसलिए अच्छा है ना कि हम अपने इंडिया को साफ-सुथरा रखें, जैसे कि हम प्लास्टिक का यूज़ ना करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएँ, ठीक है? ये सब हम काम अपनी तरफ से कर सकते हैं। हम जैसे कि इंक्वायरी रिफॉर्म हो गया, ह्यूमैनिज़्म हो गया, इन सबको हम डेवलप करें, ठीक है? रेशनल थिंकिंग हो गया, सुपरस्टिशन कि जो भी सुपरस्टिशन है, जो भी ये अंधविश्वास के अंदर मानते हैं, उन चीज़ों पे हम क्वेश्चन करें। जैसे कि बहुत लोग होते हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाती है तो तुम मत जाओ, अशुभ काम है। तो हम उनको क्वेश्चन करें कि ऐसा क्यों? ये चीज़ कहाँ लिखी है कि बिल्ली रास्ता काट जाती है तो हमारा सब काम बिगड़ जाएगा? ये अंधविश्वास है तो हमको उनसे बचना चाहिए। सेफगार्ड करना चाहिए पब्लिक प्रॉपर्टी को जित और वॉयलेंस और अहिंसा को हमें हटाना चाहिए, ठीक है? कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, उनको हमें डैमेज नहीं करना चाहिए। अगर हम कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर हम किसी भी चीज़ को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हमें उसकी उस चक्कर में हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को खराब नहीं करना चाहिए। लास्ट 10th बताता है टोटल 11 10th बताता है कि जितने भी हमारा पूरा स्पीयर एक कलेक्टिव एक्टिविटी है। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। ये हमारी सब फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो हमें स्कूल में भी सिखाई जाती हैं। जिसके अंदर एजुकेशन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, प्रोफेशन हो गया, इन सब में हमें नेशनल प्रोग्रेस पे इंक्लूड होना चाहिए। हमें राष्ट्र के लिए पूरी चीज़ करनी चाहिए। 11th हो गया कि जितनी एजुकेशन की अपॉर्च्युनिटी है 6 से 14 साल के बच्चे हैं, उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए। ये 86th अमेंडमेंट एक्ट है जो 2002 का उसके अंदर ऐड करा गया है। जो ये 11th पॉइंट है वो 86 अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ऐड करा गया है 2002 में। ठीक है? चाइल्ड लेबर ना हो, जो बच्चों से काम करवाते हैं वो चीज़ ना हो। अब इनसे रिलेटेड साथ में कंक्लूजन देख लेते हैं। जो डीपीएसपी है वो प्रोवाइड कराती है, एक रोड मैप है। एक तरह से रास्ता है कि हमारी गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए। हमारा सोशल जस्टिस पे एम होना चाहिए, इकोनॉमिक इक्वालिटी पे एम होना चाहिए, नेशनल की प्रोग्रेस पे अपना एम होना चाहिए। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो बताती है कि जो सिटीज़न है, उनका क्या रोल है। डीपीएसपी तो गवर्नमेंट का रोल बताती है और सिटीज़न्स का रोल कौन बताता है? फंडामेंटल ड्यूटीज़। जैसे कि डीपीएसपी नॉन एन्फोर्सेबल है, वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो भी नॉन एन्फोर्सेबल हैं। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? कौन सा पार्ट अपना जो भारतीय संविधान है उसके अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आता है? वेरी इजी अभी पढ़ा है। ऑप्शन बी पार्ट 4 है जो वो बताता है हमारा डीपीएसपी भारतीय संविधान का। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को, जो कि बताता है कि 6 साल से कम के बच्चे हैं उनको कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड होना चाहिए। कौन सा बताता है? तो आर्टिकल 45 बताता है। जैसे कि उसमें आपको एग्जांपल भी दिया था कि एक आंगनवाड़ी है वो खोल रखा है, आंगनवाड़ी, ठीक है? विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल सजेस्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन बताता है? तो ऑप्शन सी आर्टिकल 44। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसी का, वो हमने कौन सी कंट्री से लिया है? हमने किस कंट्री के संविधान से डीपीएसपी उठाया है? ये क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, याद रखना, आयरलैंड। हमने अपना जो डीपीएसपी है वो हमने आयरलैंड के संविधान से उठाया है, ठीक है? जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसका एम क्या होता है अपनी डेमोक्रेसी के अंदर? सोशियल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बढ़ाना, ये उनका मेन एम होता है। टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? अभी हमने पढ़ा है, जो कि एक लास्ट में 11th है वो ऐड कर दी गई है 86 अमेंडमेंट एक्ट से जो 2002 का है, ठीक है? 7th बताता है कि कौन से इनमें से फंडामेंटल ड्यूटी है, कौन सी इनमें से फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो कौन सी नहीं है? टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये तो है, हमें पब्लिक प्रॉपर्टी की सुरक्षा करनी चाहिए है।
हमें सोवरेनिटी और इंडिया है उसको बढ़ाना चाहिए, ये भी है। हमको डेवलप करना चाहिए साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ये भी है। क्या हमें गवर्नमेंट के टैक्सेस को पे करना चाहिए? ये हमारी ड्यूटी कैसे है? ये हमारी ड्यूटी थोड़ी है, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं बताता, तो ऑप्शन सी इज़ राइट कि नहीं है। 8th इज़ हू रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़? इनमें से कौन है जिन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रिकमेंड करा था कि हमको फंडामेंटल ड्यूटीज़ लानी चाहिए? स्वर्ण सिंह कमिटी के थ्रू। स्वर्ण सिंह कमिटी के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज़ अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आई हैं। The fundamental duties were inspired by the constitution of which country? जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो किस कंट्री से इंस्पायर्ड है, किस कंट्री के? देखो हमने लिया तो कहाँ से? आयरलैंड। लेने का क्या मतलब है कि जो वो फॉलो करते थे वो हम फॉलो करने लग गए, लेकिन हम इंस्पायर किसको देख करके हुए थे? वो हुए थे हम सोवियत संघ, यूएसएसआर को। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इज द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई टू? किसके ऊपर अप्लाई होती हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे भारतीय संविधान की, वो किसके ऊपर अप्लाई होती है? इंडिया के ऑल सिटीजन्स पे, केवल 18 साल से ऊपर के इंसानों पर, या केवल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज पर, या फिर सिटीजन और फॉरेनर्स दोनों पर? तो इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। बहुत सोच समझ के लिखना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होगी? 18 साल से ऊपर के पे, या केवल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज पे होगी, या केवल सिटीजन फॉरेनर्स पे होगी, या केवल हर एक सिटीजन पे होगी इंडिया के? साथ ही में जिसने भी वोकैब ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं करा है वो डाउनलोड कर लीजिए। आपकी इंग्लिश इससे, वोकैब इससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। प्राइम सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। 999 का एडवांस प्लान है, 599 का बेसिक प्लान है। अगर आप V10 कोड यूज करते हो तो आपको इसमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है। साथ ही में जिसने टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं करा है, जाइए, इस क्यूआर कोड है इसको स्कैन कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली अपडेट मिल जाया करे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और आंसर कमेंट बॉक्स में पक्का से लिखना लास्ट क्वेश्चन का, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू ऑल।